ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन श्री संदीप वर्मा जी इन एब्सेंशिया, जॉइंट डायरेक्टर कम पोस्ट डायरेक्टर श्री हरि सिंह जी, पार्टिसिपेंट्स सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फॉर राजस्थान गवर्नमेंट, learned faculty members and everybody present online in this session. A very good afternoon to all of you. सादर अभिवादन। दीपावली के पूर्व में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम सरकारी कार्यालयों में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता, उसके कानूनी पहलू, सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकों सहित अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्यतः जब भी कोई सेशन शुरू करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स को विषय वस्तु के प्रति जिज्ञासा जागृत करने के लिए कुछ लाइव एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, परंतु ये विषय ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति में सुबह उठते ही हर न्यूज़पेपर में साइबर अपराध एवं प्रकरणों से जुड़े इतनी खबरें आती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही ये जानने की इच्छा रखता है कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए, इसके अंदर वेबसाइट फर्जी विश्वविद्यालय की फर्जी वेबसाइट के ऊपर बनाकर फर्जी दस्तावेज बांट रहे हैं, ये आपने भी पढ़ा होगा उस हिसाब से। दूसरा, इसके बाद में जैसे स्कूल के पोर्टलों पे जाकर छात्रों की टीसी काट दी जाती है। इसी तरीके से जैसे माता पिता द्वारा बच्चों को नॉर्मली वो दे देते हैं अपना मोबाइल, तो उस मोबाइल के ऊपर साइबर अपराधी ने कॉल बैक करके बैंक के खाते से उनके सारे ओटीपी बच्चे ने बता दिया। बच्चे को पता था नहीं, उनको इस चीज़ की सुरक्षा का नहीं था, तो वो कर ली। फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से ज़्यादा प्रसन्न से जैसे लड़की की फेक आईडी बना ली और फेक आईडी बना के साइबर अपराधियों ने उसके ऊपर कोई मॉफ फोटो किसी जेंटलमैन के लगा दी और उसके बाद में उनको भेज के उनसे ठगी की वो करी। ये बहुत आम तौर पे ये बातें हो गई। दिन प्रतिदिन साइबर जगत में असंख्य अपराध घटित हो रहे हैं जो कि मन में बहुत डरावना दृश्य उपस्थित करते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, संचार तकनीकी में जो रिवॉल्यूशनरी बदलाव आया है, जिस कारण से व्यक्ति का दैनिक जीवन व संपूर्ण समाज इंटरनेट पे आधारित हो गया है। अब ये प्रश्न आता है कि ये चीज़ें तो पर्सनल लाइफ की होगी, ऑफिशियल लाइफ के अंदर मैं अपना अनुभव एक बताऊं। जब ये आईटी एक्ट आया 2000 के अंदर, 5 महीने बाद 2001 के अंदर राजस्थान विधानसभा का बजट लीक हो गया और उस समय जो मनस्थिति पूरे न केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट की, हर एक आदमी जो वहाँ काम कर रहा था उनके मन में एक ये थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि दूर तक मुझे उसके अंदर वो ले ले। क्योंकि जब कभी भी कोई सूचना उसमें से जाती है आपको पता ही नहीं लगता है। अब उसके ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है उसका मुख्य कारण है कि सूचना को जो तैयार करते हैं, जो उसको प्रोसेस करते हैं, उसको भेजते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके से पहले कागज़ के माध्यम से होता था। कागज़ में ही प्रोसेस होती थी, कागज़ को फाइल में लगा देते थे और उस फाइल को बहुत ही सिक्योर रखते थे, लॉक एंड की, पर्सनल लॉक एंड की में रखते थे। लेकिन जैसे कंप्यूटर तकनीकी आ गई, अब अपन जो सूचना है उसको तैयार भी करते हैं कंप्यूटर से, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, फिर उसके बाद में प्रोसेस भी कंप्यूटर में करते हैं, उसको भेजते भी कंप्यूटर से, ईमेल से भेजते हैं या प्राप्त भी कंप्यूटर से के द्वारा ही करते हैं और उसका स्टोरेज भी कंप्यूटर में करते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क में कीजिए, चाहे आपके डेटा सेंटर में करो, चाहे क्लाउड पे करो। तो समस्या आज ये आ गई कि सारी की सारी जो सूचनाएं अपन पहले कागज़ आधारित थी वो टोटल कागज़ से आपका डिजिटल में चली गई। और डिजिटल क्या है, ये इंटेंजिबल मोड में, इसको न देख सकते न और कर सकते, कैसे क्या है, चुपचाप ही हो जाती है। आप बैठे हैं कंप्यूटर के ऊपर, फिजिकली सारा सब कुछ है, किसी ने रिमोट से आपके डेटा ले लिए, आपने कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया, डेटा डिडलिंग के प्रोसेस से आपके डेटा को चेंज कर दिया। जो आपने डाला था किसी ने उसको चेंज नहीं किया, फिजिकल हाथ नहीं लगाया, लेकिन रिमोटली उसको चेंज कर दिया और जैसे ही उसका रिजल्ट आउट हो गया उसके बाद में उसको प्रोसेस को वापस
वो कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो किसी को पता भी नहीं साहब ऐसा कैसा कंप्यूटर था, कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इस तरह के जो आज के टाइम में है, ये एक डरावना सा वो कर देती हैं, दृश्य पैदा कर देती हैं। हर एक को डर लगता है कि जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपके अधीनस्थ में भी कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, तो उनके पास भी सारे कंप्यूटर हैं। आपने कोई भी सूचना प्रोसेस की किसी को भेजी, रास्ते के अंदर ही उसको यदि चेंज कर देता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये एक अमूल्य निधि है सूचना, और इसकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति और समाज आदिकाल से चिंतित थे। पहले इसको सूचनाओं का अपन कैटेगराइज कर देते थे और उसके अंदर गोपनीय, अति गोपनीय, उसकी तरह से क्लासिफाइड कैटेगरी में रहते थे। और जो क्लासिफाइड कैटेगरी की वो सूचनाएं थी, उनको संधारण के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, शायद आपने सब जानते होंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है, उसके तहत जिसके कब्जे में सूचना रहती है, यदि किसी भी कारण से नेग्लिजेंस से वो सूचना चली गई, उसके लिए पनिशेबल है इस एक्ट के तहत। ये एक्ट अब भी लागू है इसके अंदर, लेकिन अब समस्या ये है कि पता नहीं है कि साहब इसके कैसे सुरक्षा की जाए। तो सारी कंप्यूटर आधारित हैं, कोई उसके अंदर ये है, तो अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले ये आवश्यकता है जानने की कि ये कैसे अपन करें। मतलब एक अजीब सा दिमाग में कई दफ़ा चर्चा होती है मेरी, तो ये रहता है कि साहब किस किस को करें, कैसे करें, कोई सिस्टमेटिक। मित्रों, बहुत ही सिस्टमेटिक है। हल्का सा यदि आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखें, इट इज़ वेरी वेरी सिस्टमेटिक। कैसे सिस्टमेटिक? देखिए कि जैसे आप सबसे पहले है सूचना तैयार कहाँ से होती है, या तो आपके जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं, या तो आपके कंप्यूटर से होगी, या आपके लैपटॉप से होगी, या आपके स्मार्टफोन से होगी। तो आप इन तीनों को आपके ध्यान में रखना चाहिए जहाँ सूचना जनरेट होती है। फिर उसके बाद में नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, लेन हो सकता है, आपका वेन हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका वाईफाई हो सकता है, आपका हॉटस्पॉट हो सकता है। आप अपने देख पा रहे होंगे उस पर कि उसके अंदर नेटवर्किंग में सारे इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन, वैन, वाईफाई, हॉटस्पॉट, जिस सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देन नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फायरवॉल है, स्विचेज है, रूटर्स है, ये उसके वो हैं। देन उसके बाद में आपका आता है प्रोसेस करने का, प्रोसेसर है, सर्वर है, जिसके अंदर प्रोसेस होता है। फिर उसका सूचनाओं को स्टोरेज करने का है, सर्वर हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, डेटा सेंटर होता है, क्लाउड हो सकता है। फिर आपके कम्युनिकेशंस की है, ईमेल है, वेबसाइट्स है, ये कम्युनिकेशन की उसके अंदर आपकी वेबसाइट को मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन दी कि साहब इसमें आपका जो विभाग है या आपकी संस्था है उसके बारे में पूरा ब्यौरा है। यदि कोई वेबसाइट हैक करके उसमें चेंज कर देता है उसको, तो उससे क्या पूरे अगला दूसरा आदमी की सूचना जाती है, वो गलत सूचना जाती है। इसी तरीके से ईमेल को यदि आपने किसी ने बीच में हैक करके और उसमें कोई दूसरी सूचना डाल दी, तो आप मैसेज तो कुछ देना चाहते हैं, मैसेज अगले के पास कुछ। तो इन चीज़ों को जो अपन ये डिस्कस कर रहे हैं ना, ये 7 पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इन 7 पॉइंट्स के ऊपर आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके डेटाबेस हैं, आपको इनको सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए एक क्या है इसके अंदर कि सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका ये कि अब तक तो हम जो भी टेंजिबल चीज़ें थी, जो पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम थी, तो हम क्या करते थे, उस फाइल को अपनी कस्टडी के अंदर रखते थे, आपको स्ट्रॉन्ग जो फिजिकल सिक्योरिटी करते थे। लेकिन जैसे ही ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, इसके अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके के संसाधन थे। टेंजिबल कौन से हुए? जैसे आपका कंप्यूटर, लैपटॉप जो खुद ही है, डिवाइस है, वो तो टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हैं, उसके तो फिजिकल आप सिक्योरिटी रखिए। लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे करें? आप उसको तो दिखाई नहीं देता है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो दिखाई नहीं देती है, तो वो इंटेंजिबल है। तो दोनों तरह के टेंजिबल और इंटेंजिबल तरीके के जो हैं, उनको आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। एक को फिजिकल सिक्योरिटी की जरूरत है, दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए आपके ध्यान में रहें
कि कौन कौन से टूल्स हैं, क्या टेक्निक्स हैं, क्या प्रोसीजर है, इनकी आवश्यकता रहती है। साइबर सुरक्षा के लिए मुख्य तौर के ऊपर 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, सबसे पहला जो है, आपकी जो टेक्नोलॉजी को जो काम में लें वो आपकी सिक्योर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आप उसके अंदर ऐसा नहीं, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर ही यदि कोई दिक्कत आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी सिक्योर का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार की वल्नरेबिलिटी नहीं हो। आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है या आपका स्मार्टफोन है, उसी के अंदर यदि वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी का मतलब कोई तकनीकी कमजोरी हो, क्यों कि इससे यदि कोई तकनीकी कमजोरी है तो हैकर इसी का दुरुपयोग करके आपके कंप्यूटर संसाधनों में अनधिकृत प्रवेश कर सकता है। अनधिकृत प्रवेश का मतलब केवल फिजिकल एक्सेस नहीं है। एक्सेस जो यहां बताया गया है साइबर के अंदर, एक्सेस का मतलब यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से, चाहे टूल से चाहे उससे, आप अगला आदमी आपके जो कंप्यूटर के 3 जो खास करके विशेषताएं हैं, 3 खास विशेषताएं क्या हैं कि इसके अंदर मेमोरी है, इसके अंदर लॉजिक है, इसके अंदर अर्थमेटिक है। इस कंप्यूटर रिसोर्सेज को किसी तरीके से यदि कम्युनिकेट कर सकें या उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकें, इफ इज एबल टू कम्युनिकेट विद और इंस्ट्रक्ट द 3 फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, ही गेट्स एन अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये इसका ध्यान रखने की बात है। यदि आपका सिक्योर कंप्यूटर नहीं है, आपके जो टूल्स हैं, आपकी टेक्नोलॉजी सिक्योर नहीं है, तो इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है और वल्नरेबिलिटी के कारण से उसके अंदर वो आ जाते हैं। और इससे इश्यूज बचने के लिए टेक्नोलॉजी के सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर है और साइबर सुरक्षा से जुड़ी जो नोडल एजेंसी, आप ध्यान रखिए, एक जो नोडल एजेंसी है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, CERT-IN, CERT-IN। और ये IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 70B के तहत इंडिया की नोडल एजेंसी है जो सारों की कंट्रोल करती है, साइबर सुरक्षा को वही कंट्रोल करती है। और वो उस सेक्शन 70B के अंदर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई है कि वो समय समय पर वल्नरेबिलिटी नोट्स हैं, एडवाइजरीज हैं, वाइट पेपर हैं, वो जारी करते रहते हैं। और हर एक व्यक्ति जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को काम में लेता है उसे ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो उसको फॉलो करेगा, अदरवाइज उसके अंदर पनिशमेंट और पेनल्टी दोनों है, ये उसको ये कर लें। सो दूसरा आता है कि आपने ये सिक्योर टेक्नोलॉजी ले ली, उसके बाद में आपके पास में टूल्स काम में लेते हो आप, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये टूल्स मतलब जो सॉफ्टवेयर टूल्स कहलाते हैं ये। तो आपके पास में जितने भी टेस्ट टूल्स हैं वो टेस्टेड टूल्स होने चाहिए। और टेस्टेड टूल्स का पता कैसे लगे कि ये कोई न कोई ऑथेंटिक सोर्स है, आप उसको लोड कीजिए। और ऑथेंटिक सोर्स से करके बाद में कोई भी दिक्कत आए तो सर्विस प्रोवाइडर से सहयोग लिया जा सके। सर्विस प्रोवाइडर ऑथेंटिक उससे आपने लिया हुआ है तो अपडेट्स जारी करते रहते हैं, जैसे जैसे वल्नरेबिलिटी आती हैं वैसे वैसे वो अपडेट्स जारी करते हैं। देखिए, अपडेट्स के मामले में कभी भी आप सुस्त मत होइए। कई बार ये रहता है कि नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। अपडेट जब भी आता है इमीडिएटली आप अपडेट को अपलोड वो कीजिए, यू हैव टू बी अपडेटेड। दूसरा, जो एक वेल डिफाइंड इसका प्रोसीजर भी है, आप कंप्यूटर को कैसे काम में करें, किस तरीके से भेजें, इसके लिए एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। और ये वेल डिफाइंड प्रोसीजर क्या है, इसके लिए देखिए हर जगह ये है कि जहां भी कंप्यूटर रिसोर्स काम में लेते हैं वहां पर पॉलिसीज हैं। और पॉलिसीज ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से बना ले, ये पॉलिसीज लीगल मैंडेट हैं। लीगल मैंडेट कहाँ कहाँ है, क्या है ये, जस्ट आपके ध्यान में रहे। एक तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS जिसको बोलते हैं, ISMS के तहत ये जरूरी है कि ISO 27001 या COBIT या ITIL या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये इंटरनेशनल कंट्रोल्स जारी करते हैं कि आप ये कंट्रोल लागू कीजिए जिससे आपकी जो इंफॉर्मेशन है या आपके डेटा हैं वो कंप्यूटर रिसोर्स में सुरक्षित रहेंगे। और इसके बारे में सारे वो करते हैं।
और इसी के तहत ये मैंडेटरी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंप्यूटर रिसोर्स को काम में लेता है और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर रिसोर्स से तैयार करता है, संसाधित करता है, उसमें संग्रहण करता है, स्टोरेज करता है, वो इनको लागू करेगा। डॉक्यूमेंटेड कंप्यूटर पॉलिसीज रहेंगी, सिक्योरिटी पॉलिसीज, जिसको हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी पॉलिसी। मुख्यतः ये 11 तरह की पॉलिसीज होती हैं। और जब से पेंडेमिक आया है तब से वर्क फ्रॉम होम आ गया है, तो वर्क फ्रॉम होम की एक और पॉलिसी है। ये कुल 12 पॉलिसीज रहती हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। उसमें ये भी रहता है कि आप जैसे कंप्यूटर को छोड़ के गए, सो क्लियर डेस्क, जो क्लियर स्क्रीन आपकी पॉलिसी है। देखिए बड़ा सिस्टमेटिक है। कई बार जब होता है, मैं बार बार ये कहता हूँ, इट इज़ वेरी सिस्टमेटिक, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पहला है आइडेंटिफिकेशन, एक्सेप्टेबल यूज एंड डिस्पोजल ऑफ आईटी एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी। इस आईटी एसेट्स के बारे में आपको पहले उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके कार्यालय में जो भी कंप्यूटर रिसोर्स काम में ले रहे हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर रिसोर्स के, हर लैपटॉप का या आपका कंप्यूटर का उसका एक मैक एड्रेस है, उससे वो आइडेंटिफाई होता है। और हर एक जो आप इंटरनेट से काम, जो नेटवर्किंग का है, उसका आईपी एड्रेस रहता है। आपको अपने जो भी एसेट्स हैं उसका एक पूरी उसकी वो होनी चाहिए आपके पास, कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, उनके क्या क्या वो हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उसमें काम में लिए जाते हैं। क्योंकि कभी कोई बात होगी तो सारी जिम्मेदारी आप पे आती है, तो आप उसको करने के लिए, सबको अकाउंटेबल फिर करने के लिए कि ये आदमी इसको काम में ले रहा है, फिर उसका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपके इंटरनेट का है कनेक्शन, आपको इंटरनेट के कितनी, क्या स्पीड चाहिए, क्या रेंज चाहिए, आपकी बैंडविड्थ क्या चाहिए, कितनी काम में आ रही है, कितनी नहीं आ रही। फिर एक और विशेष ध्यान रखिए, जब भी किसी आईटी एसेट को आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं या उसका डिस्पोजल करते हैं, आप उसको डिस्पोजल जब भी करें, केवल फॉर्मेटिंग करके देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मेटिंग के बाद में ऐसे टूल्स हैं, फॉरेंसिक टूल्स हैं, जिससे आपकी जो फॉर्मेट की हुई इंफॉर्मेशन है उसको रिट्राइव किया जा सकता है। ये सबसे वो है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन रिट्राइव किया, तो आप उसको बिल्कुल क्लीन करके देना पड़ेगा। कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जिससे आप बिल्कुल उसको क्लीन कर देंगे, और क्लीन करके फिर डिस्पोजल, और डिस्पोजल भी दें तो इसकी डिस्पोजल की पॉलिसी है, और उसके अंदर आपके कुछ एक वेंडर्स हैं, आप उन वेंडर्स को ही उसको कर सकते हैं, आप उनके अलावा नहीं करें, ये आपका है। फिर आपका जैसे ई कम्युनिकेशन सोशल नेटवर्किंग पॉलिसी है, आपका जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की भी सोशल नेटवर्किंग की पॉलिसी है। फिर जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है। ह्यूमन रिसोर्स में ये एचआर की वो पॉलिसी नहीं है, एचआर की आईटी से रिलेटेड पॉलिसी है। कि आपने जैसे आप आए थे उससे पहले आप जो है किस तरह के उससे आप एक्सेस करते थे, उसके बाद किससे करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जो आपने क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो वापस क्रेडेंशियल्स आप वापस जमा करा के गए कि नहीं गए। जैसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी को एक सरकारी उसके ऊपर मिलता है, आपकी आईडी जो है सरकारी है, लेकिन जैसे ही सरकारी उससे आप रिटायर हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं या कहीं दूसरी छोड़ देते हैं किसी कारण से, तो आपको वापस अपने क्रेडेंशियल्स को रिटर्न करना पड़ता है, आप उसको साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके थ्रू अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन का लीकेज हो जाए। तो आपके अधीनस्थ जो भी कर रहे हैं ये पॉलिसीज होनी चाहिए। देन बिजनेस कंटिन्यूटी एंड बैकअप पॉलिसी, आपके पास बैकअप है कि नहीं, कोई किसी कारण से यदि कोई हो गया डैमेज तो आप कैसे उसको वो करेंगे। देन क्लियर डेस्क एंड क्लियर स्क्रीन पॉलिसी है, आपको कहीं बॉस ने बुलाया और आप तुरंत वैसा कि एक ही सेकंड में तो आया मैं, छोड़ के आप चले गए, खुला स्क्रीन है, कोई भी आपने आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, तो इसके लिए बाकायदा पॉलिसी है उसके। देन नेटवर्क, इंटरनेट, वाईफाई, डेटा कार्ड, एक्सेस कंट्रोल, सर्वर रूम, लॉग पॉलिसी,
ये सारी पॉलिसीज आपको, देन क्रिप्टोग्राफी पॉलिसी है, आप कई इंफॉर्मेशन हैं जो टॉप सीक्रेट हैं उनको इनक्रिप्ट करके रखते हैं आप, तो क्रिप्टोग्राफी पॉलिसी रहती है। देन प्रिवेसी पॉलिसी है, ये प्रिवेसी पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आजकल इसके ऊपर अभी जो कई दिनों से आप अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं, नया जो एक्ट आ रहा है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 जो लोकसभा के अंदर पेश किया हुआ है और जो एमपीज की एक कमेटी के पास में गया हुआ है, वहाँ से आते ही ये हो जाएगा। उसके अंदर इसको ये किया गया है कि टू प्रोटेक्ट द पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल इज फंडामेंटल राइट। इसको ये किया गया फंडामेंटल राइट है। अभी तक तो ये आईटी एक्ट के सेक्शन 43A के अंदर ये इसमें किया हुआ था कि यदि किसी भी कॉरपोरेट है, बॉडी कॉरपोरेट है, उसके कंप्यूटर रिसोर्स में किसी का पर्सनल डेटा आप यदि कंप्यूटर में रखते हो तो ये मैंडेटरी है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अडॉप्ट करें। उनमें ये भी डिफाइन किया हुआ कि कौन कौन से आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा है और आप उसके अंदर रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या है। रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए रूल्स बनाए हुए हैं 2011 के अंदर, और उसके अंदर रूल 4 के अंदर ये किया हुआ है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का, किसी थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन का आप डेटा अपने कॉरपोरेट, बॉडी कॉरपोरेट के कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर आप उसके अंदर रखते हो, प्रोसेस करते हो या रिसीव करते हो, तो आपको रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस के तहत एक प्रिवेसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और वो प्रिवेसी पॉलिसी है वो वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर डिस्प्ले करनी पड़ेगी। उस प्रिवेसी पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि आपको डाटा ये क्यों ज़रूरत है, इस डेटा की ज़रूरत क्यों है आपको, आप किस तरीके से इसको प्राप्त करेंगे, आप इसको प्राप्त करने के बाद में कैसे इसको सिक्योर रखेंगे, बिना उस व्यक्ति की अनुमति के न तो डेटा प्राप्त करेंगे न किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारी चीज़ें उसके अंदर, और इसी के अंदर रूल 8 के अंदर ये दिया हुआ है The body corporates collects, receives, stores, deals or handle information shall provide a privacy policy. The word is shall for handling or dealing with the sensitive personal data which shall be published on the website. ये अब आने वाले टाइम के अंदर इतना वो हो जाएगा कि जब से ये प्रपोज जो आपका मतलब बिल में जो प्रपोज किया है पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जो बन रहा है, उसके अंदर ये है कि आपके यदि कोई नेग्लिजेंस से कोई भी यदि डेटा आपके नॉलेज से या किसी भी तरीके से हो गया है तो आप उसके फिड्यूसरी हो, तो फिड्यूसरी के ऊपर ये लाइबिलिटी दी है कि वो हैवी तो पेनल्टी है और पनिशमेंट साथ के अंदर है। तो इसके लिए जो फिड्यूसरी यानी जो डेटा कलेक्ट करता है, जो ट्रस्टी है, उस व्यक्ति का डेटा आपके पास है ऑफिस के अंदर, सो यू आर द ट्रस्टी ऑफ द पर्सनल डेटा ऑफ द पर्सन, सो यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट। तो ये अभी जो वर्तमान के अंदर है उसके अंदर ये आता है कि साहब आपका इसी का जो रूल 8 है, जो प्रिवेसी पॉलिसी का आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पॉलिसी 8 के तहत ये है कि आपको सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। और ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये पॉलिसीज़ आपको मैनेजरल, टेक्निकल, ऑपरेशनल और फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स उसके अंदर करके, और इसका एक पार्ट ये है, बाद में कहते हैं कि साहब आपको कोई भी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जैसे आपका ISO 27001 है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक उसके अंदर है, तो आपको चाहे वो लागू करो, चाहे आपको COBIT लागू करो, चाहे आपका ITIL लागू करो, इनमें से कोई न कोई आपको लागू करना पड़ेगा उस हिसाब से। जस्ट आपके ध्यान में रहे कि डेटा प्रिवेसी है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा महत्व का होता जा रहा है। अब इसके जैसे पहले ये था सेक्शन 43A में, उसके बाद में आपका आपने सुना होगा जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो किया। उसके अंदर इसके अंदर जो 43A में डिफाइन नहीं था कितना फाइन होगा, फाइन को तो था लेकिन कितना है ये नहीं है।
लेकिन उसके अंदर फाइन डिफाइन कर दिया 20 मिलियन यूरो और 4% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द लास्ट ईयर, विच एवर इज मोर। तो अब यहाँ भी जो है अपने यहाँ भी उसको कि 43A है, दैट इज नॉट कॉम्पिटेबल टू प्रोटेक्ट द डेटा। तो नया बिल अभी प्रपोज करके और भी पेश किया है जिसके अंदर हैवी पेनल्टी एंड हैवी पनिशमेंट्स है। तो ये बिल्कुल आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, ये अपन प्रोसीजर की बात कर रहे थे, उस प्रोसीजर के बाद में बात चौथा आ जाता है आपका पर्सन हु आर हैंडलिंग दैट, इनसाइडर जिसको बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा का सारा सिक्योर टेक्नोलॉजी ले ली, आपका टेस्टेड टूल ले लिया, वेल डिफाइंड प्रोसीजर कर दिया, लेकिन जो आदमी हैंडल कर रहा है, यदि उनके मन में, जैसे आपने देखा होगा, आप मतलब जब पीएनबी के अंदर घोटाला हुआ तो वो तो विदेश चले गए। अब आए कि पीएनबी से ये इतना लोन ट्रांसफ़र हुआ कैसे, लिमिट जो थी वो चेयरमैन के तक जानी चाहिए थी, और उनके अंदर आजकल सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही वो करते हैं कि आपके यहाँ कोई भी काम आता है, आपके वो है तो आपने प्रोग्रामिंग कर रखा तो पॉपअप आ जाएगा कि साहब ये आपके सामने पुटअप नहीं हुआ, उस आपने सीधा ही दी जा रहा तो वहीं पॉपअप आ जाएगा। तो वो जब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप प्रोग्रामिंग करते हो, यदि उसको डिसेबल कर दिया आपने, जैसे आपने अपने ऑफिस के अंदर जो आपके अधीनस्थ हैं उनके कंप्यूटर्स के अंदर ये कर रखा है, रिमोट का एक्सेस है वो डिसेबल कर रखा है। रिमोट डिसेबल करने का मतलब है कि कोई भी रिमोटली नहीं तो उसमें एक्सेस कर सकता। इसी तरीके से आपने पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है उसको आपने डिसेबल कर रखा है। आपका कोई अधीनस्थ है, वो आपको बिना बताए आराम से बैठा तो उसने तो पेन ड्राइव से ले लिया, या पेन ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो जो डेटा था 1 सेकंड में क्लिक किया और जहाँ भेजना उसको भेज दिया और अपना वापस उसको बैक कर दिया। तो उस परिस्थिति के अंदर, इसलिए ये चीज़ अपने को बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर आपके क्या क्या प्रोसीजर जो है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ तो आपने डिसेबल कर रखी है, कौन से टूल्स काम में लिए हैं, कौन सी चीज़ एबल कर रखी है। ये इसका जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, देखिए सबसे जो हुआ इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कंप्यूटर के ऊपर आपका बजट तैयार हो रहा था, क्योंकि वो केस डिसाइड हो गया है इसलिए अपन डिस्कस कर लें उसको, और वहाँ बैठे थे। जब बजट बनता है तो आपको पता है कि चारों तरफ से नाकेबंदी रहती है, फिजिकली आप न घर जा सकते न और कर सकते, कहीं वो नहीं कर सकते, आपके टेलीफोन से भी आप कांटेक्ट नहीं कर जाते हो। लेकिन आपके पास जो कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, यदि उसमें से आपने कोई वो करके आपने उसको डिसेबल भी कर रखा है लेकिन अनेबल कर दिया और किसी को जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो भेज दी। इसकी एक चीज़ और आप बताऊँ आपको, देखिए जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, वो इतने परमानेंट हैं कि बरसों बाद तक आपको मिल जाते हैं। कंप्यूटर को यदि किसी ने, मान लीजिए किसी ने कोई बदमाशी करके अपना लैपटॉप या अपना स्मार्टफोन तोड़ के कुएं में डाल दिया टुकड़े टुकड़े करके, तो भी आपको एविडेंस मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? आपके सर्विस प्रोवाइडर के क्लाउड के ऊपर वो मिली है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है उसको वो कर लेते हैं। हमने भी उसके अंदर, परचांस आई वॉज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दैट फर्स्ट केस, तो हमने टूल के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरा का पूरा उसका लॉग जो है रिट्राइव कर लिया। तो हमें ये हो गया कि इस समय इन्होंने ए पिन दबाई, इस समय आपने बी दबाई, ये निकाला, ये किया सारा, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर वो आ जाती हैं। तो आपके ध्यान में रहे, आप अपने अधीनस्थ को कि इस बारे के अंदर, क्योंकि वहाँ जो गलती हुई थी बाद में जब इंटेरोगेशन से उसको ये पता नहीं था, कंप्यूटर ऑपरेटर था, अच्छा अनुभव था कंप्यूटर का, लेकिन उसको इस चीज़ का पता नहीं था, उनको लीगल उसकी पता नहीं था। दूसरा, जब कभी भी एक और ध्यान रखिए आप, जब कभी मौका लगे आप देखिए कंप्यूटर के अंदर जो कुछ कंप्यूटर के ऑफेंसेज है जो अक्सर ऑफिसेज के अंदर
इग्नोर किए जाते हैं या उसके अपराध के वो विक्टिम बन जाते हैं बिना इनएडवर्टेंटली। एक है इसके अंदर सेक्शन 43, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर 10 ऐसे एक्ट्स बताए गए हैं, 10 एक्ट्स बताए हैं कि जिसके अंदर आप यदि बिना अनुमति मालिक की या उसके इंचार्ज की, बिना अनुमति के यदि कोई आदमी कंप्यूटर में एक्सेस करता है, एक्सेस का जैसे मैंने ऑलरेडी आपने डिस्कस की है, यदि उसके लॉजिकल, अर्थमेटिक या मेमोरी रिसोर्स फंक्शन को यदि वो कम्युनिकेट करता है या इंस्ट्रक्ट करता है, तो दैट इज एन। तो ये जो 43 के आप अपने इसके पर देख रहे हैं, सबसे पहला है, देखिए आप इसके अंदर क्लियर है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्स में विदाउट परमिशन ऑफ ऑनर और इंचार्ज ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम, इफ समबडी एक्सेसेस और सिक्योर्स एक्सेस, तो ये ऑफेंस है। यदि इसके अंदर आपने विदाउट परमिशन है उसके अंदर, और उसके अंदर आपकी यदि नेग्लिजेंस है या आपकी कनाइवेंस है या आपका नॉलेज है, तो उसके अंदर उसकी सजा आ जाती है सेक्शन 66 के अंदर, ये 43 के अंदर, 43A/6 यानी पनिशमेंट का हुआ। दूसरा ये एक और होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर है, उसमें आपने एक्सेस के लिए तो उसको परमिशन दे रखी है, लेकिन उसको ये परमिशन नहीं है कि वो कोई उसकी कॉपी या एक्सट्रैक्ट निकाले या डेटा निकाले, कंप्यूटर डेटाबेस निकाले, इंफॉर्मेशन निकाले। पहले ये हो जाया करता था कि आप उसकी वो कर दे, केवल क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की ही उसकी प्रिंट आउट लेने में और में वो रहती थी, बाकी ले लेते थे, कोई दिक्कत नहीं रहती थी, आपका वहीं प्रिंटर पड़ा रहता था। आज के टाइम में आप कंप्यूटर के रिसोर्स से किसी भी कंप्यूटर की कोई भी आप उसमें एक्सेस करने की अनुमति है, लेकिन डाउनलोड करने की अनुमति नहीं है, कॉपी करने की, उसके डेटा एक्सट्रैक्ट करने की या डेटाबेस या इंफॉर्मेशन उसमें से लेने की, जब तक उसका इंचार्ज नहीं कहे, उसकी परमिशन नहीं हो, आप नहीं ले सकते। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि साहब कंप्यूटर उसके पास पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा होते हैं, लेकिन उसको ये वो नहीं है। देन यदि किसी के अंदर ये आप वायरस इंसर्ट कर दें, तीसरा, या उसको डैमेज कर दें, चौथा करें, या उसको डिसरप्ट कर दें, आप किसी भी उसको है ना डिसरप्ट करें, या कोई आदमी को एक्सेस को डिनाई कर दें, आपने इतना बम्बार्डमेंट कर दिया ईमेल्स का कि आपकी ईमेल्स आती नहीं, या कोई आप उसको जैसे खुद को तो आप ये हो जाए कि साहब आपका तो पता है, लेकिन आप दूसरे को कोड वर्ड बता देते हैं, उसको असिस्ट कर देते हैं। या कई बार ये भी रहता है कि आपकी इंटरनेट की सेवाएं हैं, आप किसी दूसरे को दे देते हैं, उसको पासवर्ड दे दिया, ही इज यूजिंग दैट, टेम्पर करके, मैनिपुलेट करके उसका पैसा किसी उसके वो करते हैं। देन उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिलीट करते हैं, या उसको चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं। आप इसी तरीके जो सोर्स कोड है उसको आप यदि स्टील करें, कंसील करें, डिस्ट्रॉय करें, अल्टर करें, ये सेक्शन 43 मोस्टली जो आपके ऑफिसेज के अंदर काम करते हैं, आप उनको ज़रूर से एक बचाए, आप अपने लोकल आधा घंटे की 15 मिनट की चाय के ऊपर लेके ये आपस में ज़रूर डिस्कस करें। मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लैक ऑफ लीगल नॉलेज, कई सारे अधिकारी कर्मचारी इसके विक्टिम बन जाते हैं 43 के। इसका पनिशमेंट है 66 के अंदर 3 साल का पनिशमेंट है, इसका कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है, तो ये उसकी है। दूसरा इसके बाद में ये भी रहता है कि एक सेक्शन 66B है, ज़्यादातर ऑफिसेज के अंदर पायरेटेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए अपन ये मान के चलते हैं कि साहब पैसे की तो है, नहीं, पैसे की नहीं। देखिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर वो है जिसको सर्विस प्रोवाइडर किसी भी तरह की अपडेट्स नहीं देता है, कोई सर्विसेज नहीं देता है, कोई आपको सहायता नहीं देगा। और इन पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो अपने हैकर्स हैं, इनके लिए एक बून आशीर्वाद के तौर पे आता है, क्योंकि उस पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ में वो कोई न कोई अपना ऐसा प्रोग्रामिंग कर देते हैं, आप ट्रोजन के मार्फत, आपका स्पाईवेयर हो सकता है, कीलॉगर हो सकता है, किसी भी तरह का करके, तो आपके सिस्टम के अंदर वो जाके बैठ जाता है और सारी इंफॉर्मेशन आपकी,
आप जैसे की लॉगर इंस्टॉल कर दिया, ये आपके इस ऑथेंटिक सोर्स से किए हुए नहीं करते हैं, वो चेक करते रहते हैं। आपको जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं उनमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई वो नहीं करता है। तो आप ये मान के चलिए किसी भी ऑफिस के अंदर जहाँ भी आप इंफॉर्मेशन का वो है, प्लीज़ आप इसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कभी काम में नहीं लें। इसके अंदर ज़्यादा कोई पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात नहीं करें आप। और दूसरा इसके एक और है कि ये तो हुई बात सुरक्षा की। दूसरा 66B के तहत ये भी है कि यदि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर काम में लेते हो तो ऑफेंस है और 3 साल तक की सजा है उसके अंदर 66B, ये वो रहता है। दूसरा उसके अंदर एक ये भी वो आप रखिए कि जैसे आपको कौन कौन सी सॉफ्टवेयर को आपने डाल रखी है, इंस्टॉल कर रखी हैं। कई दफ़ा क्या है कि आपके जो काम कर रहे हैं वो अपनी सुविधा से कोई सॉफ्टवेयर डाल देते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसके अंदर जो डाल देते हैं, एक तो क्या पायरेटेड डालेंगे तो उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इसके अंदर बाकायदे पॉलिसी रहनी चाहिए कि जो ऑथराइज आपके द्वारा ऑथराइज सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वही डाली जाएं। कई बार ये भी रहता है कि ऑफिस के अंदर आपके जो गेम्स की है, एंटरटेनमेंट की है, वो आप सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इसका पता कैसे लगे? देखिए, आप पहले पॉलिसी बना दीजिए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आप उसके जो पता लगाने के लिए सीधा है, यदि किसी पे भी आपको शक हो उसकी ऑडिट करवा लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि इसके कंप्यूटर के अंदर, इसके लैपटॉप के अंदर इसमें क्या क्या डला हुआ है, ये भी पता लग जाएगा कब डला हुआ है। सारी चीज़ें ऑडिट के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप दिमाग के अंदर आपके वो होना चाहिए सारा। देन इसी तरीके से जैसे कई आपके जो इसके मार्फत जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उसको होना चाहिए। कुल मिला के जो IT एक्ट जो 2000 है, उसके अंदर बहुत थोड़े से सेक्शंस हैं। कुछ एक का मोटे मोटे तौर पे आपको सेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है, इस IT एक्ट के 3 पहलू हैं इसके, मानी इनके जो ऑब्जेक्टिव्स में किया है 3 है इसके अंदर। एक तो क्या है कि जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को लीगल ऑथेंटिसिटी देने का काम ये करता है। कैसे करता है लीगल ऑथेंटिसिटी? देखिए, जहाँ भी आपका कम्युनिकेशन है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, अब ये भी कर दिया है कि जहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर भी जो रिटर्न फाइल करती हैं वो आपका मेथड से वो करते हैं। तो उसके लिए आपको यह है कि उसका प्रोसीजर क्या है वो दिया हुआ है। आपका जो प्रोसीजर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है आपका। फिर उसके बाद में आपका जैसे कीज़ रहती हैं, पेयर ऑफ कीज़ रहती हैं। एक आपके जो प्राइवेट की रहती है ना, एक पब्लिक की रहती है। तो ये सारी के सारी उसको टू गिव द ऑथेंटिसिटी टू द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और दूसरा इसका मकसद है टू मिटिगेट एंड प्रिवेंट क्राइम। इससे अपराध होते हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे बचा जाए।